हम ऑनलाइन क्लास में आज बीओ यानी कि व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में व्यापारिक कार्यालय का अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। मैं योगेश कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलोनी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। ऑनलाइन क्लास में व्यापारिक संगठन के अंतर्गत व्यापारिक कार्यालय का जो अध्ययन करना, कार्यालय क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना होता है कि कार्यालय क्या होता है। कार्यालय जो है वो कार्य प्लस आल्य, दो शब्दों से मिलकर बना है। कार्य का मतलब जहाँ वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। आल्य का मतलब स्थान, उस स्थान को कार्यालय कहते हैं। कार्यालय व्यापारिक संस्था का मुख्य बिंदु होता है जहाँ से सभी गतिविधियाँ निर्धारित की जाती है। एक व्यापारिक संस्था का या किसी भी संस्था का जो मुख्य बिंदु होता है वो व्यापारिक कार्यालय है। व्यापारिक कार्यालय में पत्राचार, लेखा जोखा, पूछताछ और अन्य सभी कार्य कार्यालय विभाग से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि सारी नीतियाँ व्यापारिक कार्यालय में बनाई जाती हैं। व्यापारिक कार्यालय उस संस्था की सभी गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, संस्था की स्थिति को प्रदर्शित करता है, संस्था के सभी व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसे ही व्यापारिक कार्यालय कहते हैं। व्यापारिक कार्यालय का महत्व, व्यापारिक कार्यालय का महत्व या लाभ, हमें एक व्यापारिक कार्यालय बनाने का क्या लाभ है, क्यों हम व्यापारिक कार्यालय बनाते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले व्यापारिक कार्यालय बनाने का जो महत्व है वो है नीति निर्धारण केंद्र। व्यापारिक कार्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं। नीति यानी कि हमारी क्या योजनाएं हैं, नीति में हमें किस तरीके से आगे चलना है, क्या कार्यविधि करनी है, किस तरह करनी है, ये सब नीति बनाई जाती है। आपस में बैठकर इसकी नीति तैयार की जाती है, वो कार्यालय में ही होती है। दूसरा आता है हमारा सूचना केंद्र। सूचना का मतलब होता है जो भी सूचना हमें श्रमिकों तक पहुंचानी है या बाह्य तत्वों तक पहुंचानी है, उन सब को प्रदर्शित करना कार्यालय का काम है। कार्यालय पहुंचाता है, यानी कि सूचना का आवागमन कार्यालय से होता है। कर्मचारियों में क्या क्या सूचना भेजनी है, क्या क्या निर्देश देने हैं, वो भी सूचनाओं के द्वारा होता है। लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, तो वो सूचनाओं का कार्य एक कार्यालय से होता है। इसके बाद हमारा आता है समन्वय। समन्वय का मतलब है हमारे कार्यालय में जितने विभाग होते हैं, अलग अलग जो विभाग होते हैं, उन विभागों में समन्वय बनाया जाता है, आपसी तालमेल बनाया जाता है ताकि सब मिलकर काम कर सकें। उसे व्यापारिक कार्यालय का तालमेल या समन्वय कहा जाता है। समन्वय के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है लीप्य कार्यों का समन्वय। लीप्य कार्य, क्लर्क, जो कार्यालय में बैठने वाले लोग होते हैं उन्हें क्लर्क कहते हैं। उनका क्या क्या काम है, वे लीप्य कार्य कैसे करते हैं, जैसे पत्रों का लिखना, पत्रों का नस्तीकरण करना, वो सब कार्य उनका होता है। यानी कि लिखे जाने वाले कार्य जो व्यापारिक कार्यालय के मुख्य कार्य होते हैं, जो उनसे दस्तावेज उन्हें मिलते हैं, उन दस्तावेज का सही तरीके से प्रयोग करना, सही तरीके से समन्वय करना, वो लीप्य कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है लीप्य कार्य के बाद व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन, यानी कि कुशलता कितना सुसंगठित होगा व्यापारिक कार्यालय में। जितनी हमारी कुशलता के कारण व्यवसाय की क्रियाएं की जाएंगी, हमारा व्यापारिक कार्यालय उतना ही सुसंगठित होगा, उतना ही कार्य अच्छी तरह कर पाएगा। फिर आता है मध्यस्थ। मध्यस्थ का कार्य भी कार्यालय करता है, यानी कि बाह्य पक्ष और भीतरी पक्षों के बीच जो कार्य करता है वो कार्यालय है। बाह्य पक्षों की शिकायतें, उनके द्वारा दिए गए सुझाव कार्यालय में आते हैं। कार्यालय उन्हें भीतरी पक्षों को समन्वित करके देता है, सूचना पहुंचाता है और फिर उनमें आपस में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिसे मध्यस्थ का कार्य कहते हैं। इसके बाद आता है प्रबंधकीय कार्यों का कुशल होगा। प्रबंधकीय कार्य को कुशलता से संपादन करना, जो प्रबंध होते हैं, जो व्यवस्थापक होते हैं, वो उसका कार्य को संपादन करते हैं।
उसमें नए नए समय पर नए नए निर्देश देकर उस कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। इसके बाद आता है लेखा। लेखा कार्य एवं पत्र व्यवहार का मुख्य केंद्र। लेखा का मतलब होता है अकाउंटिंग। अकाउंट से संबंधित सभी कार्य या सभी कार्यालय के हिसाब से होता है। कार्यालय इसके लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि कार्यालय में समस्त लेखा किया जाता है, हिसाब किताब की पुस्तकें बनाई जाती हैं और उन सब का भी लाभ कार्यालय से मिलता है। इसके बाद आता है व्यवसाय पर नियंत्रण रखने का स्थान। व्यवसाय, जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हमारा व्यापार है, जो हमारी संस्था है, जो व्यवसायिक कार्यों के लिए चल रही है, उस पर कंट्रोल भी कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है, कार्यालय से ही किया जाता है। कार्यालय ही उस पर निगरानी रखता है, कार्यालय ही उसकी सूचनाएं प्राप्त करता है, उसमें होने वाली कमी पेशियों को हटाता है। ये सब कार्यालय का कार्य है, यानी कि ये लाभ हमें कार्यालय से मिलता है। इसके बाद आता है अन्य। अन्य में जैसे सरकारी कार्य कोई भी हो, सरकार द्वारा कोई भी निर्देश आना, उनकी पूर्ति भी कार्यालय करता है। कार्यालय समय समय पर हमें इस चीज़ से अवगत कराता रहता है। बैंकिंग, बीमा आदि या विदेशी व्यापार आदि की सूचना भी कार्यालय में प्राप्त होती है और कार्यालय से हमें ये लाभ भी प्राप्त होता है। इसे ही कार्यालय का लाभ कहते हैं। कार्यालय इन परिस्थितियों में हमारे साथ लाभ का कार्य करता है। कार्यालय के लाभ के बाद आता है कार्यालय की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्यालय की स्थापना का है। व्यापार में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो व्यापार में जो व्यापारिक कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाए, उसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब होना अनिवार्य है। एक कार्यालय की स्थापना के लिए हमने सबसे पहले बताया ग्राहकों को सुविधा। ये ग्राहकों को सुविधा है पहला। ग्राहकों को सुविधा का मतलब है कि कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ ग्राहकों का आवागमन आसानी से हो सके, ग्राहक सुगमता से आ सकें और अपना कार्य कर सकें। ये ना हो कि ग्राहकों को आने में दिक्कत हो, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ऐसे स्थान पर हमारा कार्यालय नहीं होना चाहिए। तो हमें कार्यालय की स्थापना करने के लिए सबसे पहले ये चयन करना होगा कि कार्यालय का स्थान कैसा हो। इसके बाद आता है केंद्रीय स्थान। कार्यालय केंद्र में स्थापित होना चाहिए। केंद्र का मतलब है जो शहर है हमारा, उसके बीचम बीच ऐसे स्थान पर हो जहाँ से हमारा व्यापारिक गतिविधियों को हर प्रकार से कार्य सुगमता से किया जा सके, सुगमता से वहाँ पहुँचा जा सके, सुगमता से सभी व्यवस्थाएं की जा सकें। ऐसे स्थान पर हमारा कार्यालय होना चाहिए और ऐसे ही स्थान का हमें चयन करना चाहिए। इसके बाद आता है बाजार के समीप। हमारा कार्यालय बाजारों के समीप होना चाहिए ताकि हमें बाजारों की स्थिति का पता रहे। बाजारों में क्या गतिविधि चल रही है उस पर हमारी निगरानी रहे, इसलिए हमारा कार्यालय बाजार के समीप होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान देने वाली बात होती है। इसके बाद आता है अन्य विभागों के केंद्र में होना। जैसे एक व्यापारिक कार्यालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, उन विभागों के मध्य में कार्यालय होना चाहिए कि उन सभी विभागों से कार्यालय जुड़ सके, यानी कि सभी विभागों को समय समय पर निर्देश दिया जा सके, कार्यालय अपनी गतिविधियां कर सके। ऐसे स्थान पर हमारा कार्यालय का चयन होना चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है कि कार्यालय विभागों के मध्य में होना चाहिए जहाँ से सभी विभागों पर निगरानी रखी जा सके। इसके बाद आता है स्वस्थ जलवायु एवं अनुकूल वातावरण। हमारा जो कार्यालय है उस स्थान की वायु कार्यालय के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, आसपास गंदगी ना हो, पुरानी बस्तियों में ना हो। कार्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ दिखने में अच्छा लगे, जहाँ कार्यविधि में लोग आते हैं तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़े, हमारी जो गुडविल है, जो व्यापार की ख्याति है वो अच्छी बनी रहे। और ऐसे कार्यालय को का स्थान हमें स्थापित करना चाहिए। कार्यालय अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्यालय की जो बाहर से आता है लोग, उस पर अलग सा प्रभाव पड़ता है। अगर कार्यालय अच्छा है तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, कार्यालय अच्छी जगह नहीं है तो उस पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, ख्याति खराब होती है। इसके बाद आता है माल की सुरक्षा। हमारा कार्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ माल की सुरक्षा हो सके। हमें कुछ माल कार्यालय में रखना पड़े तो उसकी भी सुरक्षा रहे। ये ना हो कि जो हमारे दस्तावेज हैं कार्यालय में रखे हैं वो चोरी हो गई, या उन्हें उठा लिया गया है, या चूहे इत्यादि ने नष्ट कर दिया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा कार्यालय अच्छे स्थान पर होना चाहिए
इस तरह का हमें चयन करना चाहिए। इसके बाद आता है विज्ञापन की सुविधा, एडवर्टाइजमेंट। आजकल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। जितना जिसका प्रदर्शन होता है वो उतनी ही ज़्यादा सेल उठाता है, और व्यापार सेल का काम है। तो विज्ञापन एक ऐसी चीज़ है जहाँ समय समय पर लोगों को ऊपर चढ़ाता भी है और नीचे गिराता भी है। तो हमारा कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से हमारे व्यापार का विज्ञापन भी हो सके, हम उसे विज्ञापित भी कर सकें, उसे देख रेख भी कर सकें, लोगों के सामने उसका प्रदर्शन भी हो सके। तो हमारा कार्यालय ऐसे स्थान पर चयन करना चाहिए जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा मात्रा में हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझ सकें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके बाद आता है यातायात व संदेश वाहनों के साधन। कार्यालय का स्थान चयन करते हुए सबसे मुख्य बिंदु होता है यातायात, आवागमन। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ आवागमन हो। आवागमन का मतलब यातायात के साधन हो, बस, रेल, टेम्पू इत्यादि का साधन सुगमता से प्राप्त हो सके। यदि हमारे कार्यालय में कोई आता है तो उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, वो समय से अपने उस कार्य को कर सके, व्यापारी कार्यालय में समय से पहुंच सके, व्यापारी कार्यालय से अपने घर तक समय पर पहुंच सके, वो सब कार्य उसका चल सके। ये एक व्यापारी कार्यालय में होना चाहिए। व्यापारी कार्यालय का स्थान ऐसा चयन करना चाहिए जहां आवागमन के समस्त साधन हो, जैसे बस स्टैंड पास होना, रेलवे स्टेशन पास होना, टेम्पू स्टैंड पास होना, टैक्सी स्टैंड होना। ये सब ऐसा हो कि वहाँ से अधिक दूरी पे ना हो, व्यक्ति पैदल भी जा सके। ऐसे स्थान पर हमें कार्यालय का चयन करना चाहिए। इसके बाद आता है पर्याप्त स्थान होना। पर्याप्त का मतलब होता है किसी भी चीज़ में पर्याप्त की कोई सीमा नहीं होती। कितना ही बड़ा हम कार्यालय बना सकते हैं, लेकिन हमें कार्यालय पर्याप्त का मतलब होता है कि ऐसा कार्यालय बनाएं कि जिसमें हर प्रकार की सुविधा हम दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम दे सकें, पर्याप्त स्थान हो। आने जाने वालों के लिए यदि कोई व्यापारी हमारा रात को रुकना चाहता है तो उसकी रुकने की व्यवस्था हो। कार्यालय में जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनके वहाँ बैठने की व्यवस्था हो। कार्यालय से संबंधित उपकरण रखने की व्यवस्था हो, हवादार हो। तो ऐसा हमारा कार्यालय होना चाहिए। इतना स्थान होना चाहिए कि जहाँ सुगमता से सब कार्य किए जा सकें, सुगमता से हर व्यवस्था को देखा जा सके और उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकें। इसके बाद आता है बैंक एवं बीमा आदि की सुविधा। देखिए, कार्यालय में आप सभी को बता दूं, कार्यालय एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। और आजकल बैंक और बीमा कंपनी किसी भी व्यापार की जीवन स्तर पर आ जाती है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से बैंक भी पास हो, बैंक भी सुविधाजनक हो, बैंक भी समीप हो, ताकि हम उनको कार्य जो करना है बैंक से वो पूर्णतया कर सकें, उन बैंक से संपर्क कर सकें। बीमा कंपनी वो भी निकट होनी चाहिए ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, जो भी हमें उनसे संपर्क करना हो शीघ्र कर सकें, और हमारे व्यापारी कार्यालय जो है वो निरंतर चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं ना। अगर दूर होगा तो समय लगेगा तो कार्य कम होगा, और कम होगा तो हमें व्यापार में नुकसान होगा। इसलिए कार्यालय बीमा एवं बैंक के समीप होना चाहिए। अगर ये सब जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, जो मैं आपको समझाए हैं, ये सभी एक कार्यालय की स्थापना करने से पूर्व हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन पर हमें ध्यान देना होगा कि कार्यालय की स्थापना से पहले हमें किन किन चीज़ों पर, किन किन विषयों पर ध्यान देना है, कैसे देना है, और किन का ध्यान रखकर हमें कार्यालय का चयन करना है। एक व्यापारिक कार्यालय में अब तक हमने महत्व, उसमें क्या क्या लाभ हैं कार्यालय के, दूसरा कार्यालय की स्थापना कैसे समय पर होनी चाहिए, कैसे स्थान पर होनी चाहिए, और इसके बाद आता है आवश्यक सामग्री। एक कार्यालय को क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, ये मुख्य बिंदु होता है कि कार्यालय में अगर सामग्री नहीं है तो कार्यालय नहीं है। अगर आप लोगों पर पेन नहीं है किसी कार्य को लिखने के लिए, तो आप पे वो सामग्री नहीं है, तो आपका वो कार्य अपूर्ण है। इसी तरह अगर व्यापारिक कार्यालय में सामान नहीं है, यानी कि आवश्यक सामग्री नहीं है, तो व्यापारिक कार्यालय अपूर्ण है। तो एक व्यापारिक कार्यालय में क्या क्या सामान हमें चाहिए उसका पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले कार्यालय का भवन। कार्यालय का जो भवन है वो हवादार होना चाहिए। हवादार के साथ साथ उसमें सभी सुविधा होनी चाहिए, शौचालय की, स्नान गृह की,
रहने के लिए आवश्यक स्थान की, जहाँ कुर्सियाँ मेज रख सकें, आने वाले व्यक्ति के रुकने की, ऐसा हमारे कार्यालय का भवन होना चाहिए। भवन सुसज्जित होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। तो भवन सबसे पहले चाहिए कार्यालय बनाने के लिए। भवन के बाद हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, पर्याप्त स्थान। वो मैंने आपको पीछे बताया कि जगह इतनी होनी चाहिए कि हम सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर सकें, सारी व्यवस्थाओं को दिखा सकें। इसके बाद फर्नीचर। कार्यालय में जो फर्नीचर है वो फर्नीचर पर्याप्त होना चाहिए। जो कार्यालय में कर्मचारी है उनके मतलब का बैठने के लिए कुर्सी, मेज होनी चाहिए। अगर कोई 2 व्यक्ति और आ जाते हैं तो उनके बैठने के लिए भी होना चाहिए। अगर अतिथि आते हैं तो अतिथि भवन के लिए भी हमारे पास अतिरिक्त फर्नीचर होना चाहिए, जैसे सोफ़ा है, मेज है, इनका भी हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए फर्नीचर भी कार्यालय में पूरा होना चाहिए। इसके बाद आता है वायु, प्रकाश। वायु और प्रकाश, शुद्ध हवा। कार्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ शुद्ध हवा आती हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, हवा भी साफ़ सुथरी मिलती रहे, खुले हवादार आती है, प्रकाश भी आना चाहिए, सूर्य की किरणें भी आती हों, अंधेरा ना हो कि पता लगा सारे दिन अंधेरा ही है, तो ऐसा कार्यालय नहीं होना चाहिए। कार्यालय में हवा भी आनी चाहिए और प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश भी आना आवश्यक है, तभी व्यक्ति कार्य के लिए परिपूर्ण और तैयार रहता है। इसके बाद आता है आलेखन सामग्री। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आलेखन सामग्री, यानी कि स्टेशनरी। कार्यालय में स्टेशनरी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी कार्यालय में स्टेशनरी नहीं है, पेन, पेंसिल, फीटी, रबड़ यानी कि पटरी, रबड़ इत्यादि नहीं है, तो कार्यालय में लेखा जोखा कैसे होगा? इसलिए स्टेशनरी का होना आवश्यक है। पत्रक, लेटर पैड, ये सब कार्यालय की आवश्यक सामग्री में आता है और ये स्टेशनरी होना आवश्यक है। स्टेशनरी के बाद आता है व्यापारिक सुविधाएं। व्यापारिक सुविधाएं भी होनी चाहिए। जो आधुनिक सुविधाएं चल रही हैं, जो कार्यालय में यंत्र होने चाहिए, वो व्यापारिक सुविधाएं होती हैं। जैसे कार्यालय में पंखा का होना, कूलर का होना अगर आवश्यक है तो होना चाहिए। कार्यालय में अगर हाथ धोने के लिए वाश बेसिन भी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हाथ धोया जा सके। ये सब चीज़ भी आवश्यक व्यापारिक संस्थाएं होते हैं। हर चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए व्यापारिक कार्यालय में। श्रम बचाने वाले यंत्र, ये एक ऐसे यंत्र होते हैं जिससे समय और मेहनत दोनों बचती है। इसके बारे में हम विस्तार से वर्णन कर सकते हैं, विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल हम इसे इतना ही बताएंगे कि वे यंत्र जो व्यापारिक कार्यालय के महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम व्यापारिक कार्यालय में प्रयोग करते हैं, वो समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र कहलाते हैं। ये थे एक व्यापारिक कार्यालय में आवश्यक सामग्री। इसके बाद आता है व्यापारिक कार्यालय में सामग्री के बाद हमारा व्यापारिक कार्यालय के कार्य, जो महत्वपूर्ण है कि एक व्यापारिक कार्यालय क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन से कार्य उसे करने चाहिए, क्या क्या कार्य उसके हैं। कार्यालय के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। कार्यालय में दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं के अनुसार कार्य बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य कार्य है, कुछ सहायक कार्य ऐसे होते हैं जो एक व्यापारिक कार्यालय में होते हैं। जैसे मुख्य कार्यों में सबसे पहले पत्रों का प्राप्त। एक व्यापारिक कार्यालय में पत्रों को प्राप्त करना सबसे मुख्य कार्य है कि जो पत्र बाहर से आते हैं उन्हें प्राप्त करना, उन पत्रों को प्राप्त करके उनकी आवश्यक गतिविधियां करना या आवश्यक कार्यविधि करना, और कार्यविधि करने के बाद उन्हें सुगमता से फाइलिंग करना या रखना, वो सब इसमें आता है पत्रों की प्राप्ति में। दूसरा आता है पत्रों को भेजना। जो व्यापारिक कार्यालय से बाहर पत्र भेजे जाते हैं, जो व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजने वाले पत्र हैं, उन्हें तैयार करना, उन्हें कर्मचारी या किसी सहायक के द्वारा व्यापार से बाहर भेजना, ये व्यापारिक कार्यालय के अंतर्गत आता है। ये भी व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य होता है और वो करना होगा। इसके बाद आता है बाहर जाने वाले पत्रों को तैयारी, ये आ ही चुका है हमारा। पत्रों की प्रतिलिपि व बहुप्रतिलिपि तैयार करना। पत्रों की प्रतिलिपि और बहुप्रतिलिपि तैयार करना। प्रतिलिपि किसे कहते हैं? जब किसी पत्र की एक प्रति यानी कि एक फोटोस्टेट रखी जाती है तो उसे प्रतिलिपिकरण कहते हैं। बहुप्रतिलिपिकरण का मतलब पत्रों की अनेक प्रतियां बनाना, या एक ही पत्र का जवाब कई लोगों को भेजना होता है सेम, तो उसमें अनेक पत्र तैयार कर लिए जाते हैं, उसे बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। तो वो भी कार्यालय का कार्य है, प्रतिलिपि और बहुप्रतिलिपि तैयार करना। इसके बाद आता है नस्तीकरण।
नस्ती करना यानी कि फाइलों में लगाना। वैसे तो हमारे विषय में नस्तीकरण एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा, उसके विस्तार का वर्णन उसी में होगा। मैं आपको सूक्ष्म में बताता हूँ कि नस्तीकरण का मतलब है फाइलों में पत्रों को लगाना, सुरक्षित करना, ताकि पत्र फाइल में लगकर सुरक्षित रहें और भविष्य में जब भी हमें कोई पत्र देखना हो तो हम उस फाइल को निकाल कर उस पत्र को देख सकें। ये नस्तीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अनुक्रमणिका तैयार करना। अनुक्रमणिका का मतलब है कि अगर हमारे में बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत सारे व्यापारिक लोग हैं, तो हमें अलग अलग पत्रों को छांटने के लिए सारे पत्र उधलने पड़ेंगे, सारे पत्र देखने पड़ेंगे, पलटने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें बहुत कम समय में हम उन पत्रों को ढूंढ लें, तो हम एक अनुक्रमणिका बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। जैसे सबके नाम लिख देते हैं शुरू में ही, जैसे अलग अलग व्यापारी हैं, 1 पे राम, 2 पे श्याम, 3 पे मोहन, ये सारणी है। इस तरह की हम एक अनुक्रमणिका तैयार कर लेते हैं। और अनुक्रमणिका भी कई प्रकार की होती हैं, इसका भी विस्तार से वर्णन हमारा आगे आएगा आगे अध्यायों में। तो इसलिए अनुक्रमणिका तैयार करके उस अनुक्रमणिका से उस व्यक्ति का, उस व्यापारी का हम खाता देख लेते हैं कि किस फाइल में उसकी पुस्तकें हैं या किस फाइल में उसका डाटा रखा हुआ है। उसी फाइल या पुस्तक में हम उसको खोलते हैं और उसके जो भी पत्र हमें आवश्यक होता है वो देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं सहायक व अन्य कार्य। एक व्यापारिक कार्यालय में सहायक व अन्य कार्य यानी कि कौन कौन से कार्य हमें सहायक कार्य में चाहिए। सहायक कार्यों में सबसे पहला आता है व्यावसायिक लेखा पुस्तकें रखना। व्यावसायिक लेखा पुस्तकों में मुख्यतः हमारी जो पुस्तक आती हैं उनमें एक आती है रोकड़ बही और जर्नल, पत्र पुस्तक आदि। देखिए, लेखा जोखा में सबसे पहले जो हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, जर्नल, लेजर, तलपट, बैलेंस शीट, उन सबको तैयार करना लेखा पुस्तकों में आता है। पत्रों को रखने के लिए पत्र प्राप्ति पुस्तक इत्यादि रखी जाती हैं, ये सब लेखा जोखा में आएगा। रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना, जो हमारे पूर्व के रिकॉर्ड हैं, जो हमने भूतकाल में अपने यहाँ अकाउंटिंग बनाई है या पत्रों को रखा है, उनको सुरक्षित रखना, ये सब भी कार्यालय का सहायक कार्य है। उन्हें भविष्य के लिए रखा है, भविष्य में कभी भी उन्हें देखना पड़ सकता है। योजना बनाना, उसे साकार करना। हम नई नई योजनाएं बनाते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो आगे कैसे बढ़े, हमारी जो संस्था है वो आगे कैसे बढ़े। उसे बढ़ाने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं और उन योजनाओं को साकार रूप देना पड़ता है, उन्हें बिल्कुल एक्चुअल में तैयार करके वैसी ही प्रगति की ओर ले जाना पड़ता है। ये भी सब व्यापारिक कार्यालय का कार्य है। निर्धारित गतिविधियों को क्रियान्वित करना या परिवर्तित करना, जो गतिविधियाँ चल रही हैं उन्हें आगे की ओर बढ़ाना, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचाना, ये एक व्यापारिक कार्यालय का कार्य है। उन गतिविधियों को पूर्ण करना व्यापारिक कार्यालय का कार्य है और व्यापारिक कार्यालय में वो सब चलता रहता है। कर्मचारियों के वेतन आदि, जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके वेतन को निर्धारित करना, उन्हें समय पर वेतन देना, उनका वेतन बनाना, उनके कार्य की गणना करना, ये भी कार्यालय का काम है। कार्यालय इस ओर भी पूरा पूरा ध्यान देगा, ये कार्यालय के कार्य है। माल का बीजक तैयार करना, जो माल हम बेचते हैं उसका जो विक्रय बीजक है, यानी कि एक इनवॉइस, माल विक्रय का जो प्रमाण पत्र होता है वो तैयार करा जाता है, उसे भी कार्यालय का काम है। कार्यालय उसे तैयार करके आगे की ओर भेजता है। ये एक व्यापारिक कार्यालय के कार्य हैं। व्यापारिक कार्यालय के जो कार्य हैं वो पूरे कार्यालय में होते हैं, यानी कि एक स्थान पे नहीं होते। कार्यालय में अलग अलग स्थान होते हैं, कार्यालय के स्थान बटे हुए होते हैं, कार्यालय का कार्य बटा हुआ होता है, पूरा कार्य नहीं होता। तो कार्यालय में हमने इन सब कार्यों को करने के लिए विभाग बनाए हैं, अलग अलग विभाग बनाए हैं, अलग अलग उनके जो ऑफिस हैं वो अलग अलग बनाए हैं। जैसे पहला विभाग आता है पूछताछ विभाग। हमने कार्यालय का एक मुख्य विभाग बनाया पूछताछ, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति अगर कार्यालय में आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा कार्य कहाँ होना है, तो उसके लिए हमने पूछताछ विभाग बनाया है। व्यक्ति आए और पूछताछ करे। पूछताछ करने का मतलब है कि वो पूछ सकता है, बात कर सकता है, बता सकता है कि भाई मुझे ये कार्य है, कहाँ किया जाए, तो उसे कहेंगे पूछताछ विभाग। ये पूछताछ विभाग हमने बनाया। दूसरा बनाते हैं पत्र व्यवहार विभाग। एक अलग विभाग बनाया जहाँ पत्रों के आगमन से संबंधित कार्य होता है। पत्र आए, पत्र भेजे जाएंगे, उसका सारा लेखा जोखा इसी विभाग में किया जाता है। और इसके लिए एक पत्रकार के लिए पत्रकार लिपिक अलग रखा जाता है, जो वहाँ से पत्र तैयार करता है और पत्र को खोलता है, पढ़ता है।
इसके बाद आता है हिसाब किताब का विभाग। हिसाब किताब विभाग को अकाउंटिंग विभाग कहते हैं, रोकड़ विभाग, अकाउंटिंग विभाग जहाँ लेखा जोखा होता है, रोकड़ विभाग अलग होता है। अकाउंटिंग विभाग जहाँ समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है। लेन देनों से मतलब जो भी व्यापार से माल गया उसका बीजक वगैरह का प्रतिलिपि का लेखा करना, जो भी लेन देन हुए उनका लेखा करना, ये अकाउंटिंग विभाग में होता है। ये कार्यालय में हिसाब किताब के विभाग में आता है। इसके बाद आता है क्रय विभाग। क्रय विभाग, क्रय विभाग का मतलब होता है परचेज। इस विभाग का जो अधिकारी होता है वो क्रय अधिकारी कहलाता है और वो माल खरीदने का, यानी कि माल खरीदता है कच्चा या पक्का जैसा भी होता है, वो खरीदने का कार्य उसका होता है। उसका उद्देश्य होता है कि कम लागत पर अधिक माल खरीदना, कम लागत पर माल को अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सकें, ताकि हम इस कंपटीशन के ज़माने में अपने आप को आगे की ओर बढ़ा सकें। इसके बाद आता है विक्रय विभाग, सेल्स। जो इस विभाग का अधिकारी होता है वो सेल्स अधिकारी कहलाता है और सेल्स अधिकारी का कार्य होता है कि माल को मार्केट में बेचना। जो हमारी माल है, जो हमने उत्पादित किया है, उस माल को मार्केट में बेचना, उसकी बिक्री बढ़ाना। उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करना है वो सब काम उसका है, वो विक्रय विभाग के अंतर्गत आता है। विक्रय विभाग का जो अधिकारी होता है वही उस कार्य को देखता है, इसलिए पूरा कार्य उसके ऊपर होता है, इसलिए इसे विक्रय विभाग का हमने नाम दिया। इसके बाद आता है रोकड़ विभाग। रोकड़ विभाग का मतलब होता है जो रोकड़ का लेन देन होता है, छोटे खर्चे हों या बड़े खर्चे हों, वो रोकड़ विभाग के अधिकार में आता है। जो भी व्यापार से रोकड़ का आवागमन होना है वो इस विभाग का काम है। इस रोकड़ विभाग को ही हम जो मुख्य कार्य कहेंगे, कैश का लेन देन का हिसाब, इसी विभाग का, इसे कैशियर कहते हैं। इसका जो अधिकारी होता है उसे कैशियर कहते हैं और वो कैश को देखता है। इसके बाद आता है हमारा योजना। इस विभाग में योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यों को कैसे कराना है, किस प्रकार कराना है, कब कराना है, इसकी योजना इसी विभाग में बनाई जाती है। एक होता है प्रचार विभाग। ये विज्ञापन विभाग होता है जो व्यापार में विज्ञापन करता है, विज्ञापन कार्य करता है और विज्ञापन के द्वारा ही व्यापार को लोगों में फैलाता है ताकि लोग हमारी वस्तु से अवगत हों। इसके बाद होता है स्टोर विभाग। स्टोर विभाग में हम जो माल है, जो व्यापारिक कार्यालय से संबंधित है या व्यापार से संबंधित कल पुर्जे हैं, सामग्री हैं, उन्हें इस विभाग में रखते हैं। कच्चा माल भी इस विभाग में रखते हैं। तो इस विभाग का कार्य होता है और इस विभाग का जो अधिकारी होता है उसे स्टोर कीपर या सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है समंक विभाग। यहाँ हमारे पुराने डाटा रखे होते हैं। जो भी पुराने समंक होते हैं, पुराने हमारे डाटा हैं, जो हमारा लेन देन का हिसाब किताब का हिसाब रखा होता है पुराना, उसे देखने के लिए इस विभाग का प्रयोग किया जाता है और इसे समंक कहते हैं। पूर्वानुमान लगाना इसी विभाग से लेते हैं। पुराने समंकों को इकट्ठा करके, डाटा को एकत्रित करके, उसके विश्लेषण करके उसकी नई योजना में कार्यान्वित करवाने के लिए इस विभाग का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे एक व्यापारिक कार्यालय के विभाग हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से कार्य किया जाता है। अब आता है व्यापारिक कार्यालय में श्रम और समय बचाने वाले, यानी कि मेहनत और समय बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग। एक व्यापारिक कार्यालय में यंत्र तो बहुत प्रयोग होते हैं, नई नई योजनाओं में नए नए यंत्र आते हैं। हमारे कार्यालय के लिए कितना उपयोगी है, कौन सा यंत्र उपयोगी है, वो होना चाहिए। सबसे पहले आता है टाइपराइटर। टाइपराइटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी का और इंग्लिश में। इसमें की पैड होता है। इस टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता है कार्यालय में। तो प्रत्येक कार्यालय में एक टाइपराइटर होना आवश्यक है। तो टाइपराइटर टाइपिंग करने या पत्र को हाथ से लिखने के बजाय टाइप किया जाता है, उसमें प्रयोग आता है। पता लिखने का यंत्र, अगर एक दो पत्र हो तो हम पता या एड्रेस हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन कार्यालय में अनेकों पत्र आते हैं, उनका उत्तर भेजा जाता है। तो पत्र में जब पते लिखा जाता है तो उस पते को लिखने के लिए हम पता लिखने वाली मशीन को प्रयोग करते हैं, उसे खरीदते हैं। उसके अंदर हम पते को फीड कर देते हैं और फिर वो उस पर प्रिंट कर देता है। इसके बाद आता है फोटोस्टेट मशीन। फोटोस्टेट मशीन का मतलब हम किसी भी पत्र की प्रतिलिपि लेने के लिए प्रयोग में करते हैं, किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने के कार्य में करते हैं। फोटोस्टेट का चलन बहुत ज़्यादा है आजकल, हर पत्र की फोटोस्टेट आवश्यक हो गई है। तो इस कार्य के लिए भी हम कार्यालय में फोटोस्टेट मशीन रखते हैं ताकि हमें कार्यालय से बाहर ना जाना पड़े और वो कार्य कार्यालय में हो जाए। इसके बाद आता है टिकट छापने की मशीन। टिकट छापने की मशीन हमें डाकखाने से मिलती है। हम उसमें जितने पैसे का रिचार्ज कराते हैं उतनी ही रुपए की हम टिकट छाप सकते हैं, ताकि हमें पत्रों पर टिकट लगाने के लिए बार बार डाकघर नहीं जाना पड़ता, ताकि हम डाकघर से टिकटें ना लाएं।
तो हम उसमें पैसे डलवाते रहते हैं और टिकट छापते रहते हैं, जो कार्यालय में के कार्य में सुगम, और उसका हिसाब भी रखा जा सकता है उसी के अंदर कि हमने कितने रुपए की टिकट कैसे लगाई। इसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आज आधुनिक युग का सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा सब कार्य सफाई से, सुंदरता से किए जा सकते हैं। नए नए डिजिटल कार्य कर सकते हैं, पत्रों को नई तरीके से, सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। उसके लिए कंप्यूटर होना आवश्यक है। तो कंप्यूटर आज कार्यालय का एक आधार बन गया है। कंप्यूटर ने टाइप मशीन जो थी उसका भी स्थान ले लिया है। अब टाइप मशीन की आवश्यकता इतनी नहीं रही है, उसके स्थान पर भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आता है फैक्स मशीन। ये देखिए फैक्स मशीन, कोई भी पेपर हो, दस्तावेज हो, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए फैक्स मशीन का प्रयोग किया जाता है। फैक्स मशीन से हम जो पत्र यहाँ से वहाँ भेजते हैं उसकी हूबहू कॉपी दूसरे स्थान पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम फैक्स मशीन का प्रयोग करते हैं। कार्यालय में फैक्स मशीन का भी होना आवश्यक है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे यंत्र हैं, जैसे छेदक यंत्र है और पंचिंग मशीन है, ये सब भी आते हैं। और ये मेरी बात यहाँ ख़त्म होती है। आज हमने जो कार्यालय के बारे में पढ़ा, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।